नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका खोचाराम आईएएस एकेडमी के अंतर्गत। तो आज है 20 जून और हम आ चुके हैं आज 20 जून के क्या क्या करंट इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने इस वीडियो में। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के साथ। तो पहली न्यूज़ हमारी क्या है कि विनोद गनात्रा जी जो हैं उनको क्या मिला है, फर्स्ट इंडियन बने हैं वो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले। जी हाँ दोस्तों, विनोद गनात्रा जी जो है ये बेसिकली एक फिल्म मेकर है और जिनको ये अवार्ड मिला है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसके द्वारा? और ये जो अवार्ड होता है ये साउथ अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड ये होता है, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ही इज़ ऑनर्ड एज अ कोवर्टेड अवार्ड और ये जो 7th नेशनल मंडेला चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल में ये अवार्ड इनको मिला है। एंड यही वो व्यक्ति है, ही बिकेम द ओनली इंडियन फिल्म मेकर टू रिसीव लीव उलमान पीस प्राइज इन द शिकागो। और ये बेसिकली इन्होंने एक गुजराती मूवी बनाई है हरून अरून, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। हरून अरून के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। किसको जी? विनोद गनात्रा जी को, ठीक है ना। थोड़ी सी बातें कर लेते हैं नेल्सन मंडेला जी के बारे में। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के और इनका टेन्योर था 1994 से लेके 1999 तक। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हर एक एग्ज़ाम में। नेक्स्ट बात करें, ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट भी थे। तो फर्स्ट इलेक्टेड ब्लैक प्रेसिडेंट थे ये साउथ अफ्रीका के। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन पॉइंट आ जाते हैं इस न्यूज़ के रिगार्डिंग। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वापस से बता देता हूँ। विनोद गनात्रा जी नाम याद रखना, कौन सी मूवी के लिए मिला है अवार्ड वो नाम याद रखना। और जो जो भी अवार्ड इनको मिलते हैं वो एक्चुअली इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं पर सारी चीज़ें मेंशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हमने जो की पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली कहानी है कि रिसेंटली वेयर वाज द सेकेंड एनुअल मीटिंग ऑफ द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो एक टर्म है ICET, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एमर्जेंस टेक्नोलॉजी। और इंडिया और यूएस के बीच में वो हुई है। तो देखो बेटा, रिसेंटली आई थिंक 7th जून को ये मीटिंग हुई है। और ये किस किस के बीच में हुई है? इंडिया के और यूएसए के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच में हुई है। और ये मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पर हुई है बेटा? न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। तो इसको कोचेयर्ड किया गया इंडिया के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिनका नाम है अजीत डोवाल जी, और यूएसए के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिनका नाम है जेक सुलीवान उनका नाम है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हुई है और ये जो पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी समिट के ऊपर बात हुई है इसमें इन्होंने बात करी है AI के बारे में, टेलीकॉम के बारे में। अब टेलीकॉम में बहुत इंपॉर्टेंट है 6G टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पर बात हुई है कि 6G टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र इंडिया और यूएस के बीच में हो। सेमीकंडक्टर्स, अब जैसा कि आप लोगों को पता है इंडिया सेमीकंडक्टर हब बनने की कोशिश में है और आगे जाकर हम काफ़ी सारे रिफॉर्म्स इसके देखने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा MOUs यहाँ पे साइन हुए हैं। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिए कि यार सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी यहाँ पे कोलैबोरेशन देखा गया है। क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड क्लीन एनर्जी, दीज आर द फीचर्स जिनके बारे में यहाँ पर बात हुई थी, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इलेक्टेड 5 न्यू मेंबर्स टू सर्व एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो देखो बेटा, आप लोगों को जानते ही हो कि UN के अंदर 5 जो मेंबर्स है वो परमानेंट मेंबर होते हैं। तो मेंबरशिप की बात कर देते हैं तो 10 तो इलेक्टेड मेंबर होते हैं और 5 जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर, मतलब 5 मेंबर तो सदैव रहेंगे ही रहेंगे। और जो इलेक्टेड मेंबर है इनका टेन्योर रहता है 2 साल का और ये हर साल 5 नए यहाँ पे मेंबर्स बनते हैं। तो बात करें परमानेंट मेंबर की, तो परमानेंट मेंबर कौन कौन से आ जाते हैं यहाँ पे? चाइना हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, फ्रांस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया और रशिया हो गया। तो ये 5 कंट्रीज़ है जो कि UNSC की यूनाइटेड नेशंस के फिक्स 5 मेंबर्स है, परमानेंट मेंबर है। इनको P5 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो परमानेंट 5, P5, ठीक है ना।
अगली बात करते हैं कि अभी अभी रिसेंटली कौन सी 5 कंट्रीज़ को जोड़ा गया। तो यहाँ पे 2 साल के टेन्योर के लिए 2024 से लेके 2026 तक के लिए डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया को जोड़ा गया। किसकी को जोड़ा गया? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को जोड़ा गया है नॉन परमानेंट मेंबर की लिस्ट में, जो कि टोटल 10 होते हैं। इनके अलावा अच्छा इसमें ये जो 5 कंट्रीज जोड़ी गई है, इनसे पहले कौन कौन सी कंट्रीज थी इस 5 मेंबर की कमेटी में? वो थी इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। ये 5 कंट्रीज, ये डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया से पहले कौन सी थी? इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। इनके अलावा जो टेन्योर 23 to 25 की कंट्रीज़ की बात करें, तो ये जो हमने ऊपर बात करी ये वाले पोर्शन में, तो ये कौन सी कंट्री टेन्योर के लिए थे? 24 से लेके 26 के लिए। तो 24 से लेके 26 के लिए डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया हमारी यूएनएससी की 5 मेंबर कमिटी तो है ही। इनके अलावा कौन सी कमिटीज़ हैं और कौन कौन सी कंट्रीज़ है? अल्जीरिया, गुआना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरिया लियोना एंड स्लोवेनिया। तो ये 5 कंट्रीज़ जो हैं ये 2023 से लेके 2025 तक के लिए अलॉटेड है इनको टाइम। अब जैसे ही 2026 आएगा तो नई 5 कंट्रीज़ बनेगी। उस टाइम पे ये वाली जो कंट्रीज़ है ये अपना जो टेन्योर है वो ख़त्म कर चुकी होगी। ठीक बात है। तो आई थिंक ये कंट्रीज़ वाला लॉजिक क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई डाउट रहा नहीं होगा। आगे चलते हैं। तो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द यूएनएससी, जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? तो टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। इनके रूल बुक में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ आपका यूएन का। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशन, तो भाई पारस्परिक संबंध बढ़िया रहे दो नेशंस के बीच में, ये लोग चाहते हैं। टू कोऑपरेट इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स एंड इन प्रमोटिंग रेस्पेक्ट टू द ह्यूमन राइट्स, तो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना और इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये भी इनके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। टू बी द सेंटर ऑफ हार्मोनाइजिंग एंड एक्शंस ऑफ नेशंस, तो नेशंस के एक्शंस को कुछ हद तक रोकना जो कि गलत हो सकते हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसका जो फर्स्ट सेशन है वो कहाँ पर लिया गया? लंदन में लिया गया। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है भैया? यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। न्यूयॉर्क सिटी में यूएन का हेडक्वार्टर है बेटा। आगे बात करते हैं कि जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 5 जो अभी रिसेंटली आपके बनाए गए, 5 जो पिछले 2 साल के टेन्योर में पहले से थे। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होता है इनका? दे आर इलेक्टेड बाय यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा ये लोग इलेक्ट किए जाते हैं। मेथड ऑफ इलेक्शन की बात कर रहे, द नॉमिनेटेड कंट्रीज रिक्वायर मिनिमम 2/3 ऑफ मेजोरिटी। तो कंट्री को बनने के लिए उसको टोटल 193 मेंबर वोट करते हैं, उनकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, तभी वो कंट्री आपकी इलेक्ट हो सकती है एज अ आपकी नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे। ठीक बात है जी, बिल्कुल। अच्छा, ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये सीक्रेट बैलेट में होता है, तो इसमें ये नहीं पता चल सकता कि यार किसने किसको वोट दिया। टेन्योर की बात कर लेते हैं। दे आर इलेक्टेड फॉर 2 टर्म, तो 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। जैसा कि बताया था आपको 5 कंट्रीज़ वो 2 साल के लिए 24 से 26 के लिए आपको इलेक्ट करी गई है। ठीक है ना। सो एवरी ईयर यूएनजीए इलेक्ट्स 5 नॉन परमानेंट मेंबर आउट ऑफ द टोटल 10। तो हर साल 5 मेंबर को ये अलॉट करता है, 2 साल के लिए ये अलॉट करता है। सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो इंडिया की अगर बात करें बेटा, तो इंडिया यूएनएससी के अंदर 8 बार चयन हो चुका है भारत का नॉन परमानेंट मेंबर की लिस्ट में, 8 बार। तो ये साल भी लिखे गए हैं कि 52, 51 और 67, 68, 72, 73, 77, 78, 84, 85, 91, 92 और 2011 से 12 और 21 से 22। तो ये पूरा 8 टाइम्स इंडिया है जो है वो यूएनएससी का पार्ट बना है नॉन परमानेंट मेंबर की लिस्ट के अंतर्गत। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीनिंग ऑफ एजुकेशन सेक्टर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही थी। तो यूनेस्को
जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने क्या करा है, लॉन्च 2 न्यू टूल। और जो 2 न्यू टूल कौन कौन से है, ग्रीनिंग करिकुलम गाइडेंस एंड ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अंडर द ग्रीन एजुकेशन पार्टनरशिप। तो बेसिकली ये चाहते क्या है, इसका पर्पस समझ लेते हैं। इट एस्टेब्लिशेस अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट एजुकेशन। तो दोस्तों जो है ये आज वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग ये जानते भी है कि क्लाइमेट काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है, और उसकी जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वो आप लोगों को होनी चाहिए। तो उसके लिए यूनेस्को ने ये स्टार्ट किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्कोप क्या है इसका। तो आउटलाइंस हाउ कंट्रीज आर इंटीग्रेट एनवायरनमेंट टॉपिक एंड करिकुलम। तो किस तरीके से कंट्रीज़ को एनवायरनमेंट टॉपिक्स को प्रोपोगेट करना चाहिए उसके ऊपर इन्होंने बात करी है। लर्निंग आउटकम्स, इट प्रोवाइड डिटेल लर्निंग ऑफ आउटकम्स ऑफ एज ग्रुप ऑफ 5 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो स्कूल लेवल पे ही बच्चों को इस चीज़ का ज्ञान देना कि किस तरीके से एनवायरनमेंट हमारे लिए लाभदायक हो सकता है और किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हमारे लिए डेंजरस है, ये स्टार्टिंग लेवल में ही बता देना, इसे कहते हैं ग्रीनिंग ऑफ एजुकेशन सेक्टर। उसके लिए 2 चीज़ें इन्होंने शुरू करी है, GCG जिसे बोला ग्रीन करिकुलम गाइडेंस, और GSQS जिसको बोला गया ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट बात करते हैं टीचिंग मेथड, लर्निंग ऑन हैंड्स ऑफ द एक्टिविटी। ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा चीताज इन गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके लिए बनने वाली है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो चीता जो स्पीसीज़ है ये एक तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुकी थी इंडिया के अंदर नहीं थी, लेकिन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे चीज़ों को यहाँ पे देखा है और अफ्रीका से चीताज को यहाँ पर लेके आए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ इन्फॉर्म्ड दैट इट हैज़ completed the preparation of reintroducing of cheetahs in Africa from the Africa in गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, ठीक बात है। इट विल बी अ सेकेंड होम फॉर द चीता। तो इसका मतलब ये पहली बार नहीं है जब चीता आ रहे हैं इंडिया में। 1952 में जो चीतास की स्पीसीज़ है ये ख़त्म हो चुकी थी, एक्सटिंक्ट हो चुकी थी इंडिया से, लेकिन उसके बाद में चीतास को लाया गया अफ्रीका से। कहाँ पर, क्यूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर कह सकते हो क्यूनो नेशनल पार्क के अंदर चीतास को लाया गया। और कहाँ से लाया गया, आपके साउथ अफ्रीका से लाया गया, ठीक बात है। साउथ अफ्रीका से उन चीतास को यहाँ पे लाया गया। एंड फेज़ 1 में वो काम किया गया था 2022 में, जहाँ पर क्यूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में उन चीतास को लाया गया था। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से लाया गया था। एंड 1952 में जो चीताज है वो यहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुके थे हमारे देश से, ठीक बात है। और सेकेंडली बात करें कि फ़ेज़ 2 में क्या हुआ था, फ़ेज़ 2 भी बता ही देता हूँ। फ़ेज़ 2 जो अभी चल रहा है, फ़ेज़ 2 में केनिया कंट्री से, जी हाँ दोस्तों, केनिया कंट्री से लाया जा रहा है चीताज को। कहाँ के लिए, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लाया जा रहा है। केनिया से लाया जा रहा है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। फ़ेज़ 1 में लाया गया था साउथ अफ्रीका से, कहाँ पर, क्यूनो नेशनल पार्क में, ठीक बात है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी। नेक्स्ट बात करते हैं, नोटिफाइड इन 1974 एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है और इसको कब स्थापना मिली, तो 1974 में इसको नोटिफाई किया गया था। और कहाँ पर ये अवेलेबल है, मंदसौर और नीमच के बीच में ये स्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर। अच्छा, कोई रिवर जाती है क्या यहाँ से, तो चंबल रिवर यहाँ से फ्लो करती है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। और यहाँ पर एक डैम भी है जिसको बोलते हैं गांधी सागर डैम इसको बोलते हैं बेटा, क्लियर बात है। तो ये एक इस इमेज भी लेके आया हूँ मैं, जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि जो क्यूनो सेंचुरी है वो यहाँ पर है, क्यूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या क्यूनो नेशनल पार्क। और गांधी सागर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यहाँ पर बनाने का प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ पर चीता को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी फ़ेज़ 1 में चीता इंट्रोड्यूस हो चुका है, यहाँ पे फ़ेज़ 2 में चीता को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इतनी बातें आई थिंक समझ में आ चुकी है। अच्छा, अब इन द लास्ट ऑफ दिस एंटायर वीडियो मैं जल्दी से एक बार डिस्कस करता हूँ ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चीता, लेपर्ड एंड जैगुआर। तो देखो यार बेटा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि लेपर्ड का इमेज यहाँ पर आपको शो हो रही है, यहाँ पे चीता की इमेज आपको शो हो रही है। सबसे पहली बात जो डिफरेंस आता है वो उनके हेड में आता है। यहाँ पे जो हेड होता है ये मीडियम साइज़ का हेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इनका हेड होता है ये स्मॉल साइज़ का हेड होता है। इनकी लेग्स की बात करें तो लेग्स यहाँ पर इनके लॉन्ग एंड मस्कुलर लेग्स होते हैं।
और यहाँ पे इनके जो लेग्स होते हैं लेपर्ड के स्लिम लेग्स होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लेपर्ड एंड चीता। तो चीता हमारे यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो चुका था। अच्छा, ये जैगुआर भी एक जानवर होता है, ये भी इन्हीं की प्रजाति का है, यहाँ पे बस थोड़ा ही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे इनका हेड बड़ा होता है, जैगुआर का जो हेड है ये बड़ा होता है। जैगुआर मेरे हिसाब से आपने गाड़ी का नाम ही सुना होगा, लेकिन जानवर भी होता है भैया, वहीं से गाड़ी का नाम बन के आया है। बल्कि बॉडी होती है, और यहाँ पर चीता की जो बॉडी होती है वो मस्कुलर बॉडी होती है, ठीक है ना। और जो लेपर्ड होती है तो लॉन्ग एंड स्लिम बॉडी इनकी होती है, ठीक है। तो ये इन तीनों जानवरों के बीच का डिफरेंस है। अच्छा, एक और बात है, जो चीता होता है ना, इनकी आंखों के सामने ये काले घेरे, ये बिल्कुल ब्लैक लाइन होती है, आंखों से लेके नीचे तक जाती है। आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे दिखेगा आपको, आंखों से लेके नीचे तक जाती हुई एक ब्लैक लाइन आपको दिख रही होगी। ये ना ही लेपर्ड में होती है, ना ही जैगुआर में होती है, सिर्फ चीता में होती है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, एंड समाप्त करते हैं इस वीडियो को, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अब रोज़ इसी तरीके से वीडियो इस चैनल के ऊपर आया करेगा। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सारी अपडेट्स के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।